तो ये साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। मरीम नवाज साहिबा की इश्तिहारात वाली एक लीक हुई थी, एक कंटेंट लीक हुआ था, तो उसमें प्रोफेशनल बददियानती थी, उसको कंडेम भी किया गया था और तब खान साहब ने ये कहा था कि ये होना चाहिए, इससे हुकूमतों की करतूतें बाहर आती हैं। फिर जब खान साहब इख्तिदार में थे तब भी उन्होंने ये एडमिट किया था कि अगर कोई भी इदारा मेरी टैप करता है तो उनको ज़रूर करना चाहिए, मुझे किसी बात का डर नहीं है, वो जो मर्जी मेरी ऑडियो टैप करे, बल्कि अच्छी बात है, ये होना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे खौफ नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? दो तीन चीजें। एक है कि आप प्रोफेशनल पर्पस के लिए आप काम करते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, हम करते रहे हैं। हम जब डिप्टी कमिश्नर होते थे उस वक्त ऑडियो वीडियो नहीं होती थी, हमें खत जो है उसको खोलने की इजाजत होती थी। सर मैं प्रोफेशनल की बात कर रही हूं। प्रोफेशनल बात, प्रोफेशनल काम के लिए कर रहा हूं। मैं डीसी जो है वो कोई पकौड़ी नहीं लगाता, प्रोफेशनल काम करता है। तो हमें अलाउ होता था कि वो खत जो है उसको खोला जाए, और हमें एक स्टीम की मशीन होती थी पोस्ट ऑफिस के अंदर, जो लोग पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं उसके अंदर वो डाला जाता था, उसकी लेई खुल जाती थी, उसको खत को डीसी पढ़ लेता था, निकाल के उसको वापस रख देता था। मैं जब डीसी सिब्बी था तो उस वक्त एक आदमी अगवा हुआ था। हमने उस जो मगवी लोग थे उनके घर में ताकि कॉल ना आए, हमने बकायदा उनके टेलीफोन का जो एक कनेक्शन था वो मेरे घर में लगाया था, जिसको मैं मुस्तकिल सुनता रहता था ताकि उसको दे। ये अलाउड है, ठीक है, लेकिन इसको पब्लिक करना गलत है, ये ज्यादती है, ये जुल्म है, ये बदमाशी है, ये है वो काम जो कि आप करते हैं। मैंने कितने खत उस वक्त पढ़े होंगे, मैंने कभी बताया कि कौन सा खत था? मैंने कितने फोन उस वक्त सुने होंगे ड्यूरिंग माई सर्विस? मैंने कभी बताया? जो आप करते हैं, जो आप मीडिया में आकर इसको दाखिल करते हैं, ये आपका ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट है। वो बिल्कुल ठीक कहा इमरान खान ने कि आपको प्रोफेशनली करना चाहिए, आपको करें, इसलिए कि आपको आपने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करनी है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पे आपने ट्रेस करना है कहीं ना कहीं, आपको आप करते हैं। लेकिन उसको मीडिया में जो आप करते हैं ना, आप जब उसको मरियम नवाज के हाथ में पकड़ा देते हैं, आप जब उसको मरियम औरंगजेब के हाथ में पकड़ा देते हैं, आप जब उसको फलाने के हाथ में पकड़ा देते हैं, ये बुनियादी तौर पर आप हर मामले कर आप उस बेसिक एथिक्स की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये है बुनियादी चीज। बिल्कुल ठीक है। तो उरिया साहब, 2019 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से मुतालिक दरखास्तों की समाअत हो रही थी, जिसके दौरान 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच को ये बताया गया था कि आला अदलिया के जजेस की जासूसी करना ही एक मुंतखब हुकूमत को तहलील करने के लिए काफ़ी है। तो क्या यही बात मौजूदा हुकूमत पर भी लागू होती है? देखिए, पहली बात तो यह है, मैं आपको बताऊँ, इफ्तिखार चौधरी का जब केस चल रहा था तो आपको याद होगा कि एक बेंच बना था जस्टिस राणा भगवान दास के ज़माने जी। उस वक्त वो चीफ जस्टिस थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो भी थे। तो उसके सामने उन्होंने जजों की वीडियोस पेश की थी, उनकी फैमिलीज की। अच्छा। और ये मुशर्रफ का जमाना था, और आपको अंदाजा नहीं कि उस वक्त क्या खौफनाक सूरत हाल पेश हो गई थी जब खलील रमदे ने उठा के उसको परे फेंका था कि तुम ये काम करने पे लगे हुए हो। लेकिन ये जो तुमने शुरू किया हुआ है, इसकी बेटी की वीडियो बनाओ, उसके बेटे की वीडियो बनाओ, उसकी बीवी की वीडियो बनाओ, उस जज की वो गलीज वीडियो बनाओ और उसको मरियम नवाज साहब पेश करें, और साथ कानों का हाथ लगे, ओहो मैंने देखी है, मैं बयान नहीं कर सकती। तुम्हें शर्म नहीं आती एक औरत होने को कि तुम इस तरह की वीडियो देख के फिर लोगों को बयान भी करती हो? चलो देख ली, लेकिन उसके बाद अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए तुम उनकी गुफ्तगू भी फरमाती हैं। आप मुझे बिल्कुल ये जो माहौल, मैंने आपको बताऊं, मैंने कम से कम 50 साल एक्टिव लाइफ के हैं, जो कि जिसमें पॉलिटिक्स को समझता जानता रहा हूं। मैंने इतनी गंदी पार्टी इस मामले में और कोई नहीं देखी है। पीपल्स पार्टी से ज्यादा किसी को जुडिशरी ने नहीं किया। एक वजीर आजम उनका फांसी चढ़ा, दूसरा वजीर आजम जो था उसको उन्होंने घर भेजा। क्या पीपल्स पार्टी ने इस तरह की गुफ्तगू की? क्या पीपल्स पार्टी ने जजों की इस तरह तौहीनें की? क्या पीपल्स पार्टी ने इस तरह की वीडियो ऑडियो की सियासत खेली? गंदी तरीन, जो भी, मैं हजारा इख्तिलाफ हूं, मैं पीपल्स पार्टी के जमाने में जेल में भी रहा हूं, उसके बावजूद मैं समझता हूं कि उनके यहां अखलाकियात का लेवल जो है इन लोगों से 1000 गुना ज्यादा बुलंद। बिल्कुल, ये गंद पाकिस्तानी माशरे में डाला इन लोगों ने, इस खानदान ने डाला। बिल्कुल ठीक है। और ये साहब, सदर मुमलिकत की जानिब से जो बताया गया वो ये कि 57(1) इलेक्शन एक्ट के तहत उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, जो कि कहता है कि प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। तो ये जनरल इलेक्शंस, टेक्निकल सवाल है कि जनरल इलेक्शंस का जो लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया गया है, क्या सूबाई असम्बलियों पर भी ये सही बैठता है? नहीं, सूबाई असम्बली के इलेक्शन जनरल इलेक्शन नहीं होते।
द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स। एक असेंबली नहीं, कौमी असेंबली तो एक हुआ गया ना, ठीक है। डेट्स उस वक्त होते हैं कि जब एक से ज्यादा असेंबलियां इन्वॉल्व हो। बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्लियर किया गया 57(1) में ऑफ जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। सही। अब प्रेसिडेंट ने खत लिखा कि भाई आप तशरीफ लाएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, हम आपसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसके बाद कहा कि आइन के तहत हम इस वक्त चूंकि सब्जुडिस मैटर है, हम आपसे डिस्कस नहीं कर सकते, आइन में भी और अदालत में भी। तो दे एक्चुअली सरेंडर्ड देयर राइट, उन्होंने अपना जो कंसल्टेशन का राइट था वो खो दिया। उसके ऊपर प्रेसिडेंट ने ये अब मसला यह है कि प्रेसिडेंट को ये नौबत क्यों आई, ये सवाल कोई नहीं करता। एक गवर्नर की जिम्मेदारी है कि उसने अनाउंस करना है डेट, वो इनकार कर देता है। अब गवर्नर जो है वो कहता है मैं नहीं देता हूं डेट, तो कौन है जो उसको टेक ओवर करेगा उस मामले को? अब उसका जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है। ठीक है। एक जज कहता है मैं फैसला नहीं सुनता हूं, कौन उसके ऊपर रोकेगा? एक डॉक्टर कहता है मैं इलाज नहीं करता हूं, तो कौन उसको रोकेगा? कोई ना कोई तो रेमेडी मौजूद होनी चाहिए ना। अब वो रेमेडी यहां पर इस 57(1) में दी हुई थी, लेकिन इसको भी छोड़ दो। आपने कहा जी और आरएफ अलवी चूंकि पीटीआई का ये है, उसकी रेमेडी ये पाकिस्तान का आइन 1973 का। यह आइन कहता है कि जब भी किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन अराइज हो, मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन आए, तो सुप्रीम कोर्ट हैज द सोल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ना अता ताड़ कौन है, आजम नजीर ताड़ को लॉ की बात मानी जाएगी, ना इमरान खान के किसी बंदे की मानी, अहमद खान की बात मानी जाएगी, ना अटॉर्नी जनरल की बात मानी जाएगी, ना गवर्नर की और ना आरएफ अलवी की। अच्छा। इंटरप्रिटेशन के लिए मानी जाएगी। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने रेफरेंस दिया है वो इसको मसले को हल करेगा और बहुत जल्दी हल हो जाना चाहिए, वरना आप देखें ना मसला ये है, गवर्नर कहता मैं नहीं देता हूं, तो क्या अगले 25 साल इलेक्शन नहीं होंगे? वो बैठा रहेगा, वो कहता मैं नहीं देता। अच्छा, इसके ऊपर एक्शन किसने लेना था? इस पर एक्शन लेना था वजीर आजम ने। अच्छा, कि तुम एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं कर रहे हो, मैं अपनी नॉमिनेशन विड्रॉ करता हूं। लेकिन शहबाज शरीफ इक्वल मुजरम बनता है, क्योंकि एक आदमी अदा नहीं कर रहा, नॉमिनी है, वो फौरन लिखे प्रेसिडेंट को खत लिखे कि जनाब गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी के अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे, इसलिए इनको बरतरफ किया जाता है, ये दोनों को लगाते हैं, ये आईनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे, लेकिन ये कोई नहीं कर रहा। ये मसला है। अच्छा, ओरिया साहब, जो हिलाली साहब ने बात की है कि इलेक्शन कमिश्नर भी मुस्ताफ़ी हो सकता है डिले इन टैक्टिक के तौर पे, तो आपको लगता है कि इससे वाकई कोई हेल्प मिल सकती है पीडीएम गवर्नमेंट को? अगर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्तीफा दे देता है तो कोई बहरान मजीद पैदा हो सकता है बीच में? नहीं, एक तो यह है कि इमीडिएटली इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द प्रेसिडेंट फौरी तौर पर उसको एक्सेप्ट करेगा। उसका इस्तीफा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, सदर एक्सेप्ट करता है, और आरएफ अलवी साहब बखुशी उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब उसमें जो बेसिकली मेंबर्स मौजूद हैं वो इमीडिएटली, क्योंकि द वेकेंट नहीं रह सकता, वो उसको चार्ज दिया जा सकता है फौरी तौर पर जब तक वो नई कंसल्टेशन होती। ठीक है। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल कंसल्टेशन भी होती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी को भी कह सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब आएगी ना, तो मैंने आपको भी आर्टिकल 190 मैंने बार बार कहा है कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का आर्टिकल है। अगर वो कहती है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, ये 191 है, और आप हैरान होंगे कि subject to the constitution and the law, the Supreme Court may take rules regarding 190. All executive and judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court. तो वो कहती है कि इतनी अपना वो प्रोवाइड करो, फोर्सेस प्रोवाइड करो, इतने लोग प्रोवाइड करो, ये करो, ये करना पड़ेगा। मेरा हमारे पास है ही नहीं, रिसोर्सेज ही नहीं है, वो तो हाथ खड़े कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? रिसोर्सेज का पाकिस्तान देखें, ये पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा। आप पीएसएल करवा रहे हैं, जो आपका पीएसएल 20 साल रुका रखा, जो क्रिकेट का मैच जहाँ नहीं होता रहा कि यहाँ दहशतगर्दी है, ठीक है, वो आप हो रहा है। अब मसला सारा ये है कि वो हो रहे हैं, ठीक। आप जिमनी इलेक्शंस का शेड्यूल दे रहे हो, वहां बंदे कहां से आ रहे हैं, ठीक। इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत में फतूर है। और एक बात बताऊं आपको, मैं आज बड़ी बड़ी दुख और तकलीफ से बात कर रहा हूं कि इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट निकलेगा ना, वो बड़ा खौफनाक है। वो इसलिए खौफनाक है, आज इमरान खान इस अदालत में पहुंचा है, और आप सोचे कि पाकिस्तान में मैंने कम से कम 40 साल से लोगों को अदालतों में पेश होते देखा है। मुफ्ती महमूद पेश हुआ, जुल्फकार अली भुट्टो पेश हुआ,
असगर खान पेश हुआ, खान अब्दुल वली खान पेश हुआ, अताउल्लाह मैंगल पेश हुआ, बेनज़ीर पेश होती रही, नवाज शरीफ पे, किसी को इस तरह की मगर सलमान शाहबाज नहीं पेश हुआ। और वो आप शरारत कर रहे हैं, वो आप शरारत कर रहे हैं जफर लारी साहब। नहीं, मैं कहता जो पजीराई इस वक्त इमरान खान को मिली है, जिस तरह वहां लोग इकट्ठे हुए हैं, आप हैरान कौन। और इसने साबित कर दिया है कि लोग क्या चाहते हैं। अब ऐसे मौके के ऊपर अदालत जो है वो मेरिट के ऊपर ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। ऐसे मौके पर अगर आप इलेक्शन नहीं कराते तो आप पब्लिक रेथ को फेस करेंगे। यार अल्लाह का नावा हम बहुत वार्न करते जा रहे हैं, लोग बातें करने हैं। अपनी इज्जत बहाल करो इस मुल्क के अंदर, फौरी इलेक्शन करवाओ, फौरी तौर पे इलेक्शन कराओ, इस मुल्क के अंदर अपनी वकार बहाल करो।